हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं AWS की जो ALB सर्विस है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, उसको कैसे यूज़ करते हैं और फाइनली उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। उसके लिए हमें एक सिनेरियो समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ी। लेट्स से एक EC2 इंस्टेंस है और उसमें हमने हमारी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी है और वो बहुत ही अच्छे से चल रही है। लेट्स से उसका IP है 100.10.10.1। अब हो क्या रहा है कि लेट से यहाँ पे जो 5 यूज़र हैं वो तो अच्छे मज़े से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। पर क्या होगा अगर एक ही दिन में एप्लीकेशन को इतना बूम मिल गया कि 50,000 यूज़र हो गए इस एप्लीकेशन पे, तो क्या दिक्कत आएगी। इस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही स्लो हो जाएगी, काफ़ी यूज़र्स के लिए एप्लीकेशन लोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एप्लीकेशन जिस EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉयड है उसकी भी अपनी एक लिमिट है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, या तो एक और बड़ा EC2 इंस्टेंस बनाओ, उस पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है, ये 50,000 यूज़र जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर क्या होगा अगर यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, तो क्या फिर से ऐसा करेंगे कि भैया और बड़े EC2 इंस्टेंस बनाओ, फिर उस पे वापस अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। वो तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि हर बार जब हम इस EC2 से इस EC2 पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, IP चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये तो हमें समझ में आया कि IP भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी एक समस्या और है, हो सकता है 2 दिन बाद फिर वही 5 यूज़र हो जाए। तो जब तक हमें बात समझ में आए कि अब हमारे पास 50,000 5 लाख यूज़र नहीं है, हमारे पास फिर से 5 यूज़र आ गए, तो फिर से हम इस पे जाएंगे। फिर 4 दिन बाद हमारा लोड बढ़ गया तो फिर EC2 से इस पे आएंगे, फिर 4 दिन बाद बढ़ गया तो फिर इस पे आएंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर काइंड ऑफ एक्टिविटी हो गई कि बार बार देखो भैया लोड है कि नहीं, उसको EC2 को बढ़ाओ, फिर लोड कम हो गया तो EC2 को छोटा कर दो। और सबसे बड़ी समस्या बार बार IP भी चेंज होगा। इसी के लिए अमेजन क्या लेके आया, अमेजन बोल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा है तो आप एक काम करो, आप एक और EC2 इंस्टेंस बना लो सेम साइज का और उस पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा एक और EC2 इंस्टेंस बना तो डेफिनेटली उसका खुद का एक IP होगा। लेट्स से 100.1.10.1। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो यूजर को एक ही IP दे सकता हूँ, मैं तो यूजर को ऐसा नहीं बोल सकता कि ले भाई अगर ये सॉरी इसको 2 मानना आप। इसको मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ, इसका IP यहाँ लिख देता हूँ मैं 100.10.1.2। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं यूजर को बोलूँ कि भाई अगर आपको इस पे लोड आ रहा है तो आप इस पे चले जाओ। अब ऐसे तो मैं फिर 5 सर्वर इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब मैं कितने IP यूजर को दूंगा, यूजर भी क्यों मेरे IP याद रखेगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि भैया अगर मेरी एप्लीक ये तो मैंने तीसरा चौथा पांचवा क्यों बनाया, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ 5 थे, अब मेरे पास 50 लो अब मेरे पास सॉरी अब मेरे पास 500 यूजर आ गए तो डेफिनेटली मुझे 2 सर्वर लगेंगे। अब अगर 5,000 आ गए तो डेफिनेटली मुझे 3 सर्वर लगेंगे। 50,000 आ गए तो 4 सर्वर लगेंगे। 5 लाख आ गए तो 5 सर्वर लगेंगे। अब इसका फायदा क्या। जैसे ही मुझे लगा अब 5 लाख नहीं रहे, 50,000 रहे, तो इसको हटा दूंगा। जैसे ही मुझे लगा कि अब एप्लीकेशन पे लोड और कम हो गया, 50,000 यूजर भी नहीं आ रहे, तो इसको हटा दूंगा। इसका बेनिफिट क्या है कि इंस्टेंस को क्रिएट करना है और डिलीट करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा डेटा यहाँ से मूव करना है। पूरा डेटा मूव करने में फायदा घाटा क्या है कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। जब तक हम इस EC2 इंस्टेंस से दूसरे EC2 इंस्टेंस में मूव कर रहे हैं तो यूजर को रुकना पड़ेगा, एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। अब ये तो बात हो गई कि भैया इतनी रिक्वायरमेंट थी तो इतने EC2 इंस्टेंस बढ़ा लिए और सब पे अपनी अपनी सर्विस इंस्टॉल कर ली। लेकिन अभी भी समस्या क्या है, अभी भी समस्या ये है कि हर एक इंस्टेंस का अपना खुद का एक IP रहेगा। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। तो मैं यूजर को कैसे बोलूंगा कि भैया आप तो इस EC2 इंस्टेंस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो अमेजन ने क्या करा, अमेजन ने एक सर्विस बनाई जिसका नाम है इलास्टिक लोड बैलेंसर।
एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इलास्टिक लोड बैलेंसर का एक पार्ट है। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर एक सर्विस है जिसमें हमारे पास बहुत सारे लोड बैलेंसर है। मैं नाम लिख के बता देता हूँ। क्लासिक लोड बैलेंसर जो कि ऑलमोस्ट डेप्रिकेट हो गया, अमेजन मना करता है इसको यूज करने के लिए। ALB जिसकी आज हम बात करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एक होता है NLB नेटवर्क लोड बैलेंसर, एक होता है GLB गेटवे लोड बैलेंसर। सो आज की वीडियो में हम केवल ALB के बारे में बात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। उसका अपना एक DNS होगा और ये DNS हम यूजर को देंगे। यूजर के पास क्या रहेगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का IP DNS जो हम बोलना चाहें वो रहेगा। और ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, यहाँ पे हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने वाले। प्लीज ऐसा मत सोचना कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। इसका काम है हमारी एप्लीकेशन के लोड को बैलेंस करना, लेकिन ये बात करेगा EC2 इंस्टेंस से। सो हम क्या करेंगे, सारे के सारे EC2 इंस्टेंस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। हम बोलेंगे कि भैया ये रहे मेरे सारे के सारे EC2 इंस्टेंस, आपको जो है लोड बैलेंस करना है इन पांचों के बीच में। अब बहुत सारे तरीके होते हैं लोड बैलेंस करने के। एंजिनिंग्स होता है, राउंड रॉबिन होता है। तो हम तो डिफॉल्ट वाला रखेंगे राउंड रॉबिन। होगा क्या कि AWS देखेगा मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, कौन सा फ्री है, ये फ्री है, इसको दे दी। फिर AWS देखेगा मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई है, कौन सा लोड बैलेंसर फ्री है, ये है, इसको दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि इनिशियली तो मैंने चलो 5 EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दे, इसको कॉन्फ़िगर कर दिया पांचों को, और मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन क्या होगा कि मुझे एक और बढ़ाना है, तो मैं बीच में जाके बढ़ा भी सकता हूँ। लेट से मुझे एक और बढ़ाना है, ये EC2 इंस्टेंस है, EC2, और ये मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो ये बढ़ जाएगा। आगे जाके मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो इंस्टेंस है इसका, ये बहुत हेवी इंस्टेंस है, ये M5 लार्ज वाला है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको इसको पहले टर्मिनेट कर दिया और इसको फिर मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से डी रजिस्टर कर दिया। अब मेरे इस जो लोड बैलेंसर है, अगर मैं इसको डी रजिस्टर भी नहीं करूं, तो अगर चलो इसको तो हमने डी रजिस्टर कर दिया, बात खत्म। पर ये जो बच्चे पे 5 है, हो सकता है इसमें से मैंने गलती से टर्मिनेट कर दिया, डी रजिस्टर नहीं करा, या फिर ये खुद ही अनइंस्टॉल हो, ये खुद ही डिलीट हो गया, किसी और बंदे ने डिलीट कर दिया, या जो एप्लीकेशन है वो खुद ही रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, एप्लीकेशन भी गलती से बंद हो गई चलना। तो इस केस में हमारे पास एक हेल्थ चेक का एंड पॉइंट हमें अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में रखना पड़ेगा। जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, तब हम बताएंगे कि ये हेल्थ चेक एंड पॉइंट है। थोड़ा और इजी वे करना है तो मैं आपको यहाँ पे कंट्रोलर ही बता देता हूँ। देखो कंट्रोलर है, दो एंड पॉइंट है, एक हेल्थ का एंड पॉइंट और एक टेस्ट एंड पॉइंट है। इससे क्या मुझे पता चलेगा कि भैया इन्वोक हो गया, लेकिन EC2 का कौन सा इंस्टेंस है जो मुझे आउटपुट दे रहा है। क्योंकि अगर मैं केवल ये लिख दूँ टेस्ट इन्वोक्ड और 3 इंस्टेंस मैंने चालू कर दिए, तो मैं आपको ये प्रूफ, POV जो कहते हैं, मैं आपको प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि भैया हाँ मेरे तीनों इंस्टेंस एक एक करके इन्वोक करे। ऐसा नहीं कि एक ही सारा का सारा डेटा बार बार दे जा रहा है। अब हमने क्या समझा अभी तक, कितने प्रकार के लोड बैलेंसर हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑलमोस्ट डेप्रिकेट कर रहा है AWS। हम तीनों में से आज ALB की बात करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्या काम होता है इसका, एप्लीकेशन के लोड को बैलेंस करना। एट दी एंड तो हमारा EC2 इंस्टेंस ही है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय रहेगी, और वो एक्सेसिबल भी अलग, हम अगर एक्सेस करना चाहें, हम करना चाहें, या ये ALB करना चाहें, इसको EC2 को कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब मैंने 4-5 इंस्टेंस बना लिए, सबका अपना अपना IP रहेगा, तो मैं यूजर को अलग अलग IP तो नहीं दे सकता। तो मैं यूजर को बोलूंगा कि ये लो भैया, आप तो मेरे ALB का DNS ले लो, ये मेरे ALB का झंझट है कि इसको कौन से EC2 के पास जाना है और आउटपुट देना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट ग्रुप, TG बोलते हैं जिसको, टारगेट ग्रुप। डायरेक्टली जो है ALB में हम कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, हम सारे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टारगेट ग्रुप में। अब इसका फायदा ये है कि एक टारगेट ग्रुप को मैं एक एप्लीकेशन A दे दूंगा, एक टारगेट ग्रुप को एक एप्लीकेशन B दे दूंगा, एक टारगेट ग्रुप मतलब दे दूंगा, मतलब एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा एप्लीकेशन A के लिए, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा एप्लीकेशन B के लिए, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा एप्लीकेशन C के लिए। और ये जो एक ही एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है,
ये मेरे यूज में आ जाएगा मल्टीपल एप्लीकेशन हो भी। मान लो एक एप्लीकेशन के लिए 5 इंस्टेंस है, तो और दूसरी एप्लीकेशन के लिए 4 है, तीसरी एप्लीकेशन के लिए 4 है, तो 5 और 4 9 और 4 13। इन तीनों को लोड बैलेंसिंग का जो है, लोड बैलेंसिंग की जो झंझट है वो अकेला ALB ही मैनेज कर लेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये एंड पॉइंट आया A तो मुझे इस पे फॉरवर्ड करना है, B एंड पॉइंट आया तो उस पे फॉरवर्ड करना है। आज के लिए सिंपल वे स्टार्टिंग है, तो हम केवल एक ही टारगेट ग्रुप बनाएंगे जो हमारे एक एंड पॉइंट से कम्युनिकेट करेगा। ध्यान रखना 2 एंड पॉइंट होंगे, एक तो हेल्थ चेक के लिए इसको बताना पड़ेगा कि भैया आपको चेक करना है थोड़ी थोड़ी देर में कि मेरी एप्लीकेशन अप है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन अप लेट से यहाँ पे इस इंस्टेंस पे हेल्थ चेक जो है 200 नहीं दे रहा, ये हेल्थ चेक बनाया किस लिए है, इस पे हिट आएगी, ये सक्सेस देगा और एट द एंड रिस्पॉन्स कोड क्या रहेगा, HTTP स्टेटस कोड 200। ये बार बार यहाँ पे कॉल करता रहेगा हर 5 6 10 सेकंड में कि भैया आप एप्लीकेशन हेल्दी है कि नहीं। जब तक एप्लीकेशन बोल रही है कि भैया मैं तो हेल्दी हूँ, कैसे बोल रही है, 200 जो है वो रिटर्न में स्टेटस दे रही है, तब तक ये इस पे भेजता रहेगा। सेम इधर भी कि भैया एप्लीकेशन हेल्दी है क्या, चलो हेल्दी है तो भेजते रहूंगा। अब किसी कारण से ये EC2 इंस्टेंट डाउन हो गया या ये एप्लीकेशन डाउन होगी तो क्या होगा, ये 200 भेजना बंद करेगा, 503 आएगा, क्योंकि जो एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं है, सर्विस डाउन है, तो 503 आता है। तो फिर ये इसको डी रजिस्टर कर देगा, बाकी चारों पे भेजना शुरू करेगा। अब ये सब हमने विजुलाइज करके देखा। अब हम जाते हैं AWS पे, और सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को इतना झंझट ना हो इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। मैंने इसकी डॉकर इमेज भी अपलोड करके डॉकर हब पे रख दी है। मैं चले जाता हूँ डॉकर हब पे, ये 3 दिखा रहा है, 3 बार डाउनलोड हुई क्योंकि मैंने इसको पहले टेस्ट करा है अभी थोड़ी देर पहले, 43 मिनट से गो। तो आपको इतना झंझट ना हो कि पहले मैं इनिशियलाइजर पे जाऊँ, एप्लीकेशन बनाऊँ, कंट्रोलर बनाऊँ, उसमें एक हेल्थ का चेक पॉइंट एंड पॉइंट बनाऊँ, फिर टेस्ट का बनाऊँ, फिर मैं ये देखूँ कि भैया EC2 का ध्यान रखना। हम प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी अलग अलग होते हैं, आपको उस टाइम पे बता दूंगा। फिर मैंने आपके लिए डॉकर फाइल भी बना के रख दी है कि, और ये डॉकर फाइल को अपलोड करके रख, डॉकर इमेज को अपलोड करके रख भी दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं मैं खुद बनाना चाहूँ, तो ऐसे आप आपकी डॉकर इमेज बना लो, ऐसे आप इसको भली लोकल पे रन कर लो। लोकल पे रन करके आपको एक बार तो ये टेस्ट, ये जो हेल्थ एंड पॉइंट है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपकी ये जो डॉकर हब की खुद की आईडी है, अगर आप इसको पुश करना चाहते हो तो अपनी डॉकर हब का यूजर नेम दे दो। अब ये क्या है, AWS ALB स्प्रिंग बूट, ये मेरी इमेज का नाम है। ये हो गया, इसको पुश कर दिया। अब ये क्या है, तो देखो मुझे 3 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, तीनों पे डॉकर इंस्टॉल करना है और तीनों पे फिर अपनी डॉकर जो कंटेनर है उसको अब भी रखना है। तो एक तरीका तो क्या, मैन्युअली 3 इंस्टेंस बनाऊं, तीनों पे जाके लॉगिन करूं, तीनों पे एक एक करके मैं क्या करूं, डॉकर इंस्टॉल करूं, फिर तीनों पे एक एक करके मैं डॉकर इमेज को पुल करूं, रन करूं। तो ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग एक्टिविटी हो गई। तो मैंने क्या करा, AWS पे जब भी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूजर स्क्रिप्ट का, और एक ऑप्शन और होता है कि आपको एक साथ कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो आज हम इन दोनों को यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करा, कितने इंस्टेंस बनाना है राइट साइड पूछ रहा है। अब देखो EC2 फ्री टियर में 720 घंटे मिलते हैं टोटल, आपके सारी की सारी सर्विसेज मिला के। मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। न्यू, डोंट सेव, देखो कितने हैं, 720 आवर्स हैं। अब आपने अगर यहाँ पे 1 2 3 और ये 30 डेज के हैं, 30 डेज के, एक महीना बोलो 30 डेज बोलो, वो कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उसका। अब मान लो ये तीनों आपने 5-5 घंटे के लिए चालू रख लिए तीनों, तो टोटल कितना हो गया, 15 घंटे। तो 720 में से 15 घंटे माइनस हो जाएंगे, 705 घंटे आपके बचे रहेंगे उस महीने के। ऐसा मत सोचना कि 720 घंटे एक EC2 इंस्टेंस के मिलते हैं, ये टोटल जो जितना आपने EC2 यूज कर लिए है कंबाइंड 720 घंटे मिलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको नाम देता हूँ ALB डेमो। 3 इंस्टेंस बनाने, नाम दे दिया ALB डेमो। अब तीनों का नाम ALB डेमो रहेगा, मैं बाद में जाके चेंज कर लूंगा। ये डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये डिफ़ॉल्ट रहने दो, डिफ़ॉल्ट रहने दो। अब ये आपके ऊपर है। ये जो मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने को EC2 पे जाके लॉगिन करने की, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर करना हो तो ऐसे कर लो। नेटवर्क सेटिंग कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो वो मैं उसको उठा लेता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप बना लो। एडवांस सेटिंग में जाना है हमें,
यहाँ पे देखो ऑप्शन है यूजर डेटा स्क्रिप्ट का। तो वो स्क्रिप्ट ये रही नोटपैड में मेरे पास। इसको मैं एक बार और यहाँ पे इस पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने एग्जैक्ट यूज करी है। और ये रीडमी, ये जो help.md है, ये पूरा रेपो में अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, पब्लिक करके आपको उसका आईपी दे दूंगा, यूआरएल दे दूंगा। अब इसका फायदा क्या है कि एक तो 3 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे, तीनों पे मुझे लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट करेगा, डॉकर इंस्टॉल करेगा, ये मेरी इमेज को पुल करेगा और मेरी इमेज को स्टार्ट भी कर देगा। अभी क्या वार्निंग दे रहा है, कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस। अब मैं 2-3 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा काम है, डॉकर इंस्टॉल वगैरह करना, सब करना रहेगा इसको। अब ये देखो तीनों इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ गए हैं, ठीक है। अभी मैं इनको चेक करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चलेगा। अब सबसे मेन चीज़ हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो आपको कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, EC2 पे आओ, डैशबोर्ड पे। मैं शुरू से बता देता हूँ, अगर आपको वापस देखना हो, EC2 पे गए, वह इसी डैशबोर्ड पे आ गए, स्क्रॉल डाउन, लोड बैलेंसर। अब ये स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जैसा मैंने आपको बताया था इलास्टिक लोड बैलेंसर है, उसके 4 टाइप होते हैं जिसमें आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक भी लोड बैलेंसर नहीं है, तो क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन, नेटवर्क, गेटवे। और ये जो मैंने कहा था, ये डेप्रिकेट करने वाला है, क्लियरली बोला है प्रीवियस जनरेशन, तो वो चाहता ही नहीं है कि हम यूज़ करें, इसलिए अमेजन ने इसको छुपा के रखा है। एक्सपांड करो तो जाके यूज़ करो। हम किसको यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। क्रिएट माय डेमो एलबी, इंटरनेट फेसिंग, IPv4 सब रहने दो, ये तीनों को सिलेक्ट कर लो। सिक्योरिटी ग्रुप आपने अगर बनाया है तो कर लो, वरना ये आपके लिए बना देगा। मेरे पास एक लॉन्च विजार्ड 3 वाला है, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब मेरी एप्लीकेशन जो है, मेरी एप्लीकेशन, चलो इसको 80 पे रहने दो। देखो दोनों बातें कर लेते हैं। मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट तो 8080 है, डॉकर फाइल में देख लेते जाके, 8080 है। और ये जो है लिसनर, इसको 80 से हम हिट करेंगे, ठीक है। अंतर क्या है, मेरी एप्लीकेशन 8080 पे चलेगी, लेकिन मैं चाहूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का पोर्ट सेम भी रख सकता हूँ, डिफरेंट भी रख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे डिफरेंट रख लेते हैं। अब देखो, ये बोल रहा है कि आपको टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप से कम्युनिकेट करता है। टारगेट ग्रुप का काम होता है जो रिक्वेस्ट आई उसको आगे फॉरवर्ड करने का। इंस्टेंस है EC2 का है, क्योंकि इसलिए इंस्टेंस सिलेक्टेड रहना। ऐसा भी हो सकता है कि एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मल्टीपल लेमड़ा फंक्शन के लिए भी काम करें, तो यहाँ पे लेमड़ा फंक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर खुद हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लोड आ रहा है, तो एक लोड बैलेंसर मल्टीपल लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करेगा, फिर वो हर एक लोड बैलेंसर अपने अपने टारगेट ग्रुप पे रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करेगा। ये होता है बहुत बड़े बड़े केस में। टारगेट ग्रुप नेम डेमो TG-1, ये मेरे टारगेट ग्रुप का नाम है। अब यहाँ पे मैं हेल्थ चेक यही ढूंढ रहा था। देखो नॉर्मली लोग स्लैश रखते हैं हेल्थ चेक, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज कि हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्यों बनाया हमने, तो हम यहाँ पे हेल्थ लिख लेते हैं। नेक्स्ट। अब देखो अभी मैंने 3 क्रिएट करे, तो मैं 3 क्रिएट करें, मैं चाहूँ तो तीनों को एक ही बार में रजिस्टर कर दूं, और मैं फिर उसको चला सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार में एक ही रजिस्टर कर रहा हूँ, और मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट है 8080, तो इसको करा। और इंक्लूड एस पेंडिंग बिलो, जो मैंने सिलेक्ट करा था वो मेरे नीचे आ जाएगा लिस्ट में। लिस्ट में क्यों आए, क्योंकि हमें अब रजिस्टर करना है इसको। तो एक है अभी, इसको रजिस्टर करा, क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब जब तक ये क्रिएट ब्रेट हो रहा है, हम पहले अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं और सबका नाम चेंज करते हैं। ALB डेमो 1, और इससे अच्छा इसका प्राइवेट IP 255 से एंड हो रहा है, तो उसको 255 कर देता हूँ मैं, 255। ये दूसरा वाला, ये एंड हो रहा है 104 से, तो इसके एंड में 104 रख देता हूँ मैं। अब मैं प्राइवेट IP क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो,
तो मेरी एप्लीकेशन प्राइवेट आईपी बताएगी कि इस प्राइवेट आईपी पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइवेट आईपी भी क्या है, डिफरेंट तीनों के केस में। तीन हो गए टारगेट ग्रुप की डिटेल। अभी भी ये क्या हो रहा है, हेल्थ स्टेटस अनयूज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे गया, रिफ्रेश करा, ये देखो डेमो TG1 दे दिया इसने। कुछ नहीं करना है हमें, सीधे क्रिएट लोड बैलेंसर पे गए हम। अब ये भी प्रोविजनिंग स्टेट में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये देखो इनिशियलाइज हो रहा है। अभी यहाँ पता चल जाएगा टारगेट ग्रुप हेल्दी है कि नहीं। टारगेट ग्रुप हेल्दी है कैसे पता चलेगा, ये जो EC2 इंस्टेंस है इसका जो हेल्थ चेक है वो अगर 200 स्टेटस दे रहा है तो टारगेट ग्रुप हेल्दी रहेगा। अगर वो 200 नहीं दे रहा है, लेट से 503 दे रहा है, तो फिर वो अनहेल्दी रहेगा। अब एक काम कर भी लेते हैं, जब तक ये हमारा चल रहा है, एक आधी पब्लिक आईपी उठाया, ये पब्लिक आईपी उठाया, हमारी एप्लीकेशन है 8080 पे, और चला के देख लेते हैं उसको। ये देखो सक्सेस। अब अगर मुझे इसका आईपी देखना है तो क्या है, एंड में 54, इसको सिलेक्ट करा था, एंड में 54। इस पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, ये पब्लिक आईपी रहता है और मैं प्राइवेट आईपी की बात कर रहा हूँ। तो हमने बेसिकली टेस्ट करके देख लिया कि हमारा एंड पॉइंट एक्सेसिबल है। अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है ये। चलो ठीक है, 1-2 मिनट का वेट करता हूँ जब तक मैं। तो ये मुझे देखना पड़ता है कि मैंने पॉज करा था तो रिज्यूम हुआ कि नहीं, अननेसेसरीली मुझे डबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करा तो देखो मेरा जो EC2 इंस्टेंस पे जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है उसका जो हेल्थ चेक है वो 200 रिस्पॉन्स दे रहा है, इसीलिए ये बोल रहा है कि आपकी एप्लीकेशन हेल्दी है, आपका जो टारगेट ग्रुप है वो हेल्दी है। अभी एक हेल्दी बता रहा है क्योंकि एक इंस्टेंस है। लोड बैलेंसर पे आए तो वो भी बोल रहा है एक्टिव। अब करना कुछ नहीं है, इसको कॉपी करो, यहाँ गए, टेस्ट। तो देखो इसने प्राइवेट आईपी दिया 255 वाला। कौन सा वाला था, 255 वाला। अब मैं इसको कितनी भी बार लोड करूंगा तो ये एक ही आईपी देगा। इसका कारण ये है कि मैंने उस टारगेट ग्रुप में जो रजिस्टर करा EC2 इंस्टेंस वो एक EC2 इंस्टेंस है। अब मैं दूसरा करता हूँ, उसके पहले एक बार वो चला के दिखाता हूँ। ये 10 से मस्त नहीं हो रहा है क्योंकि बार बार सेम आउटपुट आ रहा है। नोट कर लेना, 12.255। यहाँ पे गए, एक्शन, सॉरी एक्शन में नहीं है, रजिस्टर टारगेट्स, बचे हुए 2 टारगेट हैं। अब देखो ये तो मैंने कर लिया है, कौन सा वाला, 255 वाला। 255 वाला कहाँ है, ये तो मैंने कर लिया है। बचे हुए अब मैं दोनों को कर लेता हूँ, फिर मैं डी रजिस्टर करके भी दिखा दूंगा। और दोनों में मेरी एप्लीकेशन का क्या है, पोर्ट 8080, इंक्लूड स्पेंडिंग बिलो, और रजिस्टर कर दिया। अब अगेन इसको थोड़ा टाइम लगता है, जब तक इसको हिट करके देखते हैं। तो अभी तो ये दे रहा है 255। ठीक है, मैं वीडियो को फिर से 2-3 मिनट के लिए ओके, हेल्दी हो गए, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, 1255 था, आ गया 1154, 104, 54, 104। तो ये तीनों के बीच में राउंड रॉबिन चल रहा है, और ये हमें अलग अलग, या जो हमारे अलग अलग EC2 इंस्टेंस है, ये आउटपुट कैसे आ रहा है, टेस्ट इनवोक्ड। मेरा एंड पॉइंट है टेस्ट, वो रिटर्न कर रहा है टेस्ट इनवोक्ड, और उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक EC2 इंस्टेंस के मल्टीपल प्राइवेट आईपी है, जिस तरीके से हमने क्रिएट करा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड बैलेंसर तीनों EC2 इंस्टेंस पे इवनली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जब भी हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करते हैं, अब हम जाते हैं यहाँ पे, जो भी है ये कौन सा वाला है, ये 54 वाले को उड़ा देते हैं। 54 वाले को हमने उड़ा दिया, इंस्टेंस टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम जाते हैं टारगेट ग्रुप पे, देखते क्या है इसका हेल्थ स्टेटस। थोड़ी देर तक अभी भी हेल्दी दे रहा है, देखो वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट का, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेटस चेंज करने। अब क्या हुआ, मैंने रिफ्रेश करा बार बार, तो क्या देखा कि यहाँ से वो EC2 इंस्टेंस उड़ ही गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 2 हो गए, मैंने शायद पिछली बार ये दिखाना भूल गया था कि 3 थे, लेकिन आप समझ सकते हो कि 3 होंगे तो 3 हेल्दी दिखा देगा, 2 होंगे तो 2 हेल्दी दिखा देगा, 1 है तो 1।
तो इधर क्या हुआ, जैसे ही मैंने EC2 इंस्टेंस को उड़ाया मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने अपने आप डी रजिस्टर कर दिया। अब 54 वाला उड़ाया था मैंने, 104 255 104 255, अब वो 54 वाले को ला ही नहीं रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर दूसरे 104 वाले को उड़ा देता हूँ मैं, टर्मिनेट। 1-2 मिनट इसको लगेंगे थोड़ा वो होने में। कौन सा वाला उड़ाया था, 104। अब यहाँ पे इसको 255 ही देना चाहिए, कितनी भी बार कर लो, कितनी भी बार कर लो। सो फाइनली यही वीडियो का एंड था आज। आई होप आपको समझ में आया कि लोड बैलेंसर क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है। अब ये तो एक पीओसी था, मेरी इच्छा थी कि हर AWS सर्विस पे एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊं लेकिन जो डायनामो डीबी की है उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को एक एक पीओसी पसंद है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि ये जो AWS स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन विद AWS है, इसी को जारी रखूं। और अगर आपको ये पसंद आएगी आप मुझे बताना, तो मैं इस पे और नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब एक टारगेट ग्रुप और क्रिएट करेंगे, और जरूरी नहीं है एक टारगेट ग्रुप एक एप्लीकेशन के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 टारगेट ग्रुप एक एप्लीकेशन के लिए। इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे। गेट मैपिंग। अब क्या है, सर्च। अब हम जानते हैं कि कोई सी भी एप्लीकेशन हो उसमें सर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक बहुत ही हेवी EC2 इंस्टेंस बना लिया और 2 छोटे छोटे। हेवी EC2 इंस्टेंस पे भी यही एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी विद ऑल एंड पॉइंट, लेकिन केवल सर्च के केस में ही वो EC2 इंस्टेंस जो है वो यूज होगा। टेस्ट और हेल्थ के केस में जो अलग अलग एंड पॉइंट है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक एंड पॉइंट के लिए एक पूरा EC2 इंस्टेंस डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है टारगेट ग्रुप का। अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो मैं वो भी बनाऊंगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब एट दी एंड सारे के सारे EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट कर दो। ये मैं आपको हर बार बताना भूल ही जाता हूँ, उसको बंद करना। डिलीट कर दें, ये टारगेट ग्रुप पे थे हम, इसको डिलीट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप यूज बाय लिसनर, लिसनर और कोई भी नहीं, लेमड़ा सॉरी ये लोड बैलेंसर है। इसको जाके डिलीट कर देते हैं। कंफर्म, कंफर्म, गलत कर दी स्पेलिंग, डिलीट। टारगेट ग्रुप अब डिलीट होगा। हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, ये इसके पीछे से बोल दिया डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये तो आपको अगर जो मैंने करा था वो सेम टू सेम आपको करना है, तो आपको ये जो मैंने आपको पूरी स्क्रिप्ट ही बता दी एक प्रकार से, ये आपको स्क्रिप्ट डालनी है बस, जो यहाँ पर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप गलती से पूरा कंट्रोल C करके यूजर डेटा स्क्रिप्ट में डाल दो, तो वो फेल होना ही है। आपको केवल इतना कॉपी करना है और डालना, और यूजर स्क्रिप्ट में डाल देना है। ये आपके खुद के लोकल उसके लिए, अगर आपको लोकल बना के खुद ही पुश करना है। आई होप आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बाय। और इस रेपो की लिंक मैं आपको, गिटहब रेपो की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।